हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप के होते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ताकि एक बार रेफरेंस हो जाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की अंडरटेकिंग होती है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि बैंक जो है एक तरीके की अंडरटेकिंग इशू करता है। बैंक के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अंडरटेकिंग होती है। किसके बिहाफ पर इशू करता है बैंक अंडरटेकिंग? ये इंपोर्टर के बिहाफ पर या बायर के बिहाफ पर, है ना। इंपोर्टर या बायर कहता है कि आप हमारे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए, तो फिर बैंक उनके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर देता है। और किसके लिए ओपन, किसके फेवर में करता है? बेनिफिशियरी या जो सेलर होता है या एक्सपोर्टर होता है उसके फेवर में इशू करता है। अब एक बार जो है एक्सपोर्टर सारा का सारा सामान जो है भेज देता है दूसरे देश में या इंपोर्टर के पास में, तो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके जो है इशूइंग बैंक को दिखाने होते हैं। किसको दिखाना होता है? इशूइंग बैंक को, या फिर जो है नॉमिनेटेड बैंक। इशूइंग बैंक जिस बैंक को नॉमिनेट कर दे, जैसे हमने कन्फर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक भी देखा था, उसको दे देगा। जब वो उसको डॉक्यूमेंट दिखा देगा और उस डॉक्यूमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट की सारी टर्म्स और कंडीशन अगर फुलफिल होंगी, तो जो अमाउंट उसको मिलनी है लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग, किसको? एक्सपोर्टर या सेलर को, वो अमाउंट उसे पे कर दी जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट यही होता है। मैंने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में पूरा बाकायदा समझाया था कि यहाँ पर एक बायर होता है, यहाँ पर एक सेलर होता है, यहाँ पर कौन सा बैंक होता है फ्रेंड्स? इशूइंग बैंक। और केवल इकलौता इशूइंग बैंक ही होता है जो बायर की कंट्री में होता है। बाकी सारे बैंक, इधर कौन सा बैंक होता है? एडवाइजिंग बैंक होता है। फिर कौन सा बैंक आता है? कन्फर्मिंग बैंक आता है। फिर कौन सा बैंक आता है? निगोशिएटिंग बैंक आता है। फिर कौन सा बैंक आता है फ्रेंड्स? रिम्बर्सिंग बैंक आता है। ये सारे बैंक जो है सेलर की कंट्री में होते हैं, राइट। तो इशूइंग बैंक जो है बायर की कंट्री में होता है, और एडवाइजिंग, कन्फर्मिंग, निगोशिएटिंग, रिम्बर्सिंग सारे बैंक जो है सेलर की कंट्री में होते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं इसे समरी में बताऊंगा फ्रेंड्स, कि बिल्कुल हल्का हल्का समझते हुए चलेंगे, कि अगर आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना हो इतने सारे टाइप ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, तो ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना या चेंज कर देना, अमेंड कर देना। तो ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे जो है चेंज किया जा सके या कैंसिल किया जा सके बिना कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। जो एक्सपोर्टर है, जिसको पैसे मिलने हैं, उसके लिए आपने लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया। मान लीजिए कोई एक लेटर ऑफ क्रेडिट हमने 1 लाख का बनवाया, और एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर ने क्या किया? सारा सामान हमें भेज दिया, और उसके बाद में इसी बीच जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को आपने कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया। तो उस केस में एक्सपोर्टर ने सामान तो भेज दिया, पर लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए कैंसिल, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जो कैंसिल किया जा सके बिना बेनिफिशियरी की कंसेंट के, उसकी बिना रजामंदी के या हाँ कहने के, अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो उसे रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट करते हैं। और ये अच्छा नहीं होता, लोग इसे पसंद कम करते हैं, एक्सपोर्टर इसे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो उसी के लिए आता है इररिवोकेबल ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इररिवोकेबल जो होता है विच कैन नॉट बी, जो नहीं अमेंड किया जा सकता, जिसे चेंज या कैंसिल नहीं किया सकता है बिना बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है फ्रेंड्स? जो आपका सेलर होता है या एक्सपोर्टर होता है, जिसे सामान भेजना है, जिसे पैसे मिलने हैं, डॉलर मिलना है, उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। तो अगर उसकी इच्छा के बगैर, उसके मतलब उसकी कंसेंट के बगैर हम चेंज या अमेंड ना कर सके, चेंज ना कर सके, कैंसिल ना कर सके उसकी कंसेंट के बगैर, तो उसे इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसने अपना सारा सामान भेज दिया और आपने लेटर ऑफ क्रेडिट कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, रिवोकेबल कर दिया, तो उसे तो नुकसान हो गया, पैसे तो मिलने ही नहीं है। इसीलिए वो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को प्रेफर करेंगे जो बीच में कैंसिल ना हो, उसे पैसे मिल सकें। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स आपका ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक इशू हुआ, इसी लेटर ऑफ क्रेडिट को आप फर्दर फिर से किसी और दूसरे को जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इसे फ्रेंड्स ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब इसमें देखिए, ट्रांसफर, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको आपने क्या किया? मान लीजिए 1 लाख रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट था, उसको आपने 3 लोगों को बांट दिया। मान लीजिए ए को दे दिया, बी को दे दिया और सी को दे दिया। इसको 30,000, इसको 30,000, इसको 40,000 रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया। तो ये अलाउड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा किया सकता है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट लीजिए और उसको स्प्लिट कर दीजिए और 3 लोगों में बांट दीजिए, 4 में बांट दीजिए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसको किसी आपको आपने ट्रांसफ़र कर दिया मान लीजिए। अब अगर ये चाहते हैं कि मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूं, तो ये अलाउ नहीं होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ओके, एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गया तो बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे फर्दर ट्रांसफरिंग अलाउ नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट में, यही बात ध्यान रखिएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट व्हिच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बेनिफिशियरी टू अनदर, उसे ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं।
और ट्रांसफ़र ओनली वंस, एक ही बार ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना, लेकिन एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखो ट्रांसफ़र केवल एक बार होगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट राम से उठ करके श्याम को चला गया, ये अलाउड है, इससे आगे नहीं अलाउ है। जबकि राम ने श्याम, मोहन और किसी को दे दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। मल्टीपल पार्टीज कैन बी देयर, मल्टीपल पार्टी हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र सिर्फ एक बार होता है। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स अब ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर इंपोर्टर हैं और यहाँ पर एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर को जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई सामान बनाना है, उसके लिए जो है आपको भेजने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है उसके लिए उसे पैसे चाहिए, क्योंकि उसे और भी गुड्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। ताकि मान लीजिए कार आप मंगवा रहे हैं तो कार के लिए टायर वगैरह और चीज़ें खरीदनी है, उसको इंजन खरीदना है, तो उसके लिए उसे पैसे चाहिए। तो अगर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा हो जो कि इसे पैसे दे दे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए पैसे दे दे, तो उसे फ्रेंड्स हम रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कैसा कहेंगे? रेड क्लॉज। रेड क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड इंक से लिखा जाता है, इसीलिए इसे रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्सपोर्टर ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है ना, इसमें फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया गया किसको? एक्सपोर्टर को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स के मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने उसे क्या प्रोवाइड कर दिया? फाइनेंस दे दिया, तो उसे रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब अगर रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के अलावा आप उसे वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस फ्रेंड्स क्या होता है? जहां पर कोई सामान स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस कह लीजिए या स्टोरेज कह लीजिए। तो अगर आप रेड क्लॉज वाली एलसी का भी काम कर दें और प्लस उसे स्टोरेज के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड कर दें, तो उसे ग्रीन क्लॉज एलसी कह दीजिएगा। समझे मेरी बात को? ग्रीन क्लॉज एलसी किसे कहेंगे? रेड क्लॉज एलसी तो होनी ही चाहिए, प्लस उसे स्टोरेज के लिए भी पैसे दे दीजिए। मतलब कहने का, सामान मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए फाइनेंस दिया, प्लस जो सामान बना उसको स्टोर रूम में स्टोर करने के लिए भी, किराया वगैरह देने के लिए भी हमने अगर फाइनेंस दे दिया, तो उसे फ्रेंड्स हम ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। तो हम कहें ग्रीन क्लॉज एलसी का मतलब हुआ रेड क्लॉज एलसी, प्लस स्टोरेज के लिए भी फाइनेंस हम प्रोवाइड करते हैं। स्टैंड बाई एलसी क्या होती है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टैंड बाई एलसी जस्ट लाइक गारंटी, बैंक गारंटी की तरह ही होती है। गारंटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जैसे मैं मान लीजिए दो लोग हैं, एक बैंक हो गया, एक जो है कस्टमर हो गया। ओके, अब एक तीसरी पार्टी, कोई थर्ड पार्टी अगर गारंटी ले ले कि मान लो ये कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है तो बैंक को मैं पेमेंट करूंगा, तो ये एक तरीके से ये गारंटी हो गई, राइट। इसमें बी अगर डिफॉल्ट करेगा तभी जो है इस जो थर्ड पार्टी है सी है उसको बैंक को पेमेंट करनी है। ओके, अगर बी डिफॉल्ट करता है, अगर डिफॉल्ट नहीं करता है तो इसका कोई रोल ही नहीं आता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये गारंटी हो गई। तो स्टैंड बाई जो एलसी होती है, स्टैंड बाई मतलब स्टैंड बाई है, कहीं कुछ होना नहीं है, होगा तब जब जो है कस्टमर फेल कर जाए पैसे देने के लिए, तब जाकर के ये कॉल होती है, जैसे गारंटी के केस में होता है। बैक टू बैक एलसी क्या होती है? जब एक एलसी आपके पास है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, और इसी एलसी को दिखा करके आपने एक दूसरी एलसी इशू करवा दी 30 लाख रुपए की या और पैसे की, इस तरीके की, तो इसे फ्रेंड्स बैक टू बैक एलसी कहते हैं। एक एलसी की बैक पर आपने दूसरी एलसी इशू करवा ली, तो उसे ही फ्रेंड्स हम बैक टू बैक एलसी कहते हैं। व्हेन एलसी इज इशूड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अनदर एलसी, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया दूसरे लेटर ऑफ क्रेडिट की स्ट्रेंथ पर। ये 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक ने देखा, इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर उसने कहा कि ठीक है 30 लाख रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एलसी, रिस्ट्रिक्टेड एलसी का क्या मतलब होता है? ऐसे समझिए, मान लीजिए जो एक्सपोर्टर है उसने सारा सामान देश में, आपके देश में भेज दिया, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट ले जाकर के किसी भी बैंक में जा सकता है। अगर वो किसी भी बैंक में जाकर के निगोशिएट कर ले या फिर जो है पेमेंट ले ले, तो फ्रेंड्स इसे फ्री जो है फ्री एलसी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री निगोशिएबल एलसी कहेंगे। लेकिन अगर जो है ये निश्चित कर दिया जाए नहीं, आप सिर्फ जो है बैंक ऑफ अमेरिका में ही जाकर के निगोशिएट कर सकते हैं, तो ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टिव लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जहां निगोशिएशन ऑफ बिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर बैंक, किसी पर्टिकुलर बैंक में ही आप निगोशिएट कर सकते हैं, तो उसे रिस्ट्रिक्टिव लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? व्हिच लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि बिकम अवेलेबल अगेन एंड अगेन ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट दिखाते रहे और वो बार बार अवेलेबल होती रही, तो ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इंस्टॉलमेंट वाला काम होता है। मान लीजिए कोई किसी ने 1000 कारें मंगवाई हुई हैं अपने देश में कि 1000 कार हमें दे दीजिए। अब हर महीने वो 200 कार अगर चाहता है, हर महीने उसे 200 कार चाहिए, तो उसे 5 महीनों में जाकर के पेमेंट होगी। तो ऐसी ये जो एलसी है 1000
आकार की पेमेंट के लिए है, लेकिन चूंकि 5 महीनों में पेमेंट होनी है तो यही एलसी देखिए बार बार रिवॉल्व होती रहेगी, बार बार 5 महीनों तक यूज होती रहेगी। ऐसी एलसी को हम रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट या रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। अब इसमें लिमिटेशन भी होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम से रिवॉल्व हो सकती है, कितनी बार अवेलेबल होगी, कितने इंस्टॉलमेंट के लिए अवेलेबल होगी, उसकी लिमिटेशन होती है, कितने अमाउंट के लिए होगी उसकी भी लिमिटेशन होती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये सारे लेटर ऑफ क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में देख लिया है। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसे कभी भी कैंसिल किया जा सके। इररिवोकेबल का जिसे कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता, इसके लिए बेनिफिशियरी की कंसेंट होनी चाहिए। ट्रांसफरेबल का हमने जाना कि जब एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसे ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। रेड क्लॉज एलसी उसे कहते हैं जब जो है फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया जाए। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहेंगे फ्रेंड्स जब जो है जो गुड्स मैन्युफैक्चर होना है उसके लिए आप फाइनेंस प्रोवाइड कर दो एक्सपोर्टर को एडवांस में, एडवांस पेमेंट दे दो, उसे तो हम रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। ग्रीन तब कहेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सामान गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो फाइनेंस दे ही रहे हैं, प्लस उसे स्टोरेज के लिए भी हम फाइनेंस दे दें तो उसे ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट जस्ट लाइक गारंटी होती है, सीधे सीधे गारंटी कह दीजिए। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट तब होता है जब एक एलसी दिखा करके आप दूसरी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लो तो उसे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो है आगे किसी एक पर्टिकुलर बैंक ही जो है उसकी पेमेंट करेगा, निगोशिएट केवल एक बैंक ही कर सकता है तो उसे रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। रिवॉल्विंग तब होती है जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है और हर महीने वो अवेलेबल होती रहे तो उसे रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब इन्हीं सब के बारे में फ्रेंड्स हमने शार्ट में समझ लिया। अब डिटेल में भी थोड़ी और कंडीशन समझेंगे, सारी बातें वही होंगी। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहेंगे दैट कैन बी रिवोक्ड या कैंसिल, जिसे रिवोक किया सके या कैंसिल किया सके बिना कंसेंट के बेनिफिशियरी के। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे अमेंड किया सके या कैंसिल किया जा सके बिना कंसेंट के, किसकी कंसेंट के बगैर, जो है आपका बेनिफिशियरी की। और इसे कैंसिल कौन करेगा या अमेंड कौन करता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा इशूइंग बैंक करता है। कौन अमेंड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को या कैंसिल करता है तो उसे इशूइंग बैंक करता है। ओके, इशूइंग बैंक का मैंने आपको समझाया था, इधर बायर होता है और बायर की कंट्री में ही इशूइंग बैंक होता है, इधर एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, आपका कंफर्मिंग बैंक, राइट, ये सारे बैंक इस साइड में होते हैं, सेलर कंट्री में होते हैं। तो इशूइंग बैंक जो है उसे अमेंड या कैंसिल कर सकता है। नोट करने वाली बात ये हो गई। और जो ये ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है फ्रेंड्स जिसे कभी भी कैंसिल किया जा सके तो वो बहुत ज़्यादा रेयरली यूज होती है, क्योंकि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इशू करवा दिया रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इशू करवा लिया और गुड्स जो है एक्सपोर्टर ने भेज दिया और इधर इशूइंग बैंक ने उठा करके लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल कर दिया, या 1 लाख रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट थी उसे 10,000 रुपये की कर दिया। अब जब ये एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा तो उसे 10,000 रुपये की पेमेंट होगी, जबकि एक्चुअल में उसे 1 लाख की पेमेंट होनी थी। इसलिए इस तरीके की लेटर ऑफ क्रेडिट को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, अब एक केस ये भी होगा, मान लीजिए कि जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पर इशूइंग बैंक था, उसने क्या किया, इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कैंसिल कर दिया। अब अगर जो है ये इधर मान लीजिए निगोशिएटिंग बैंक है जिसने पेमेंट कर दी, अब अगर निगोशिएटिंग बैंक ने पेमेंट कर दी और ये जो इशूइंग बैंक है उसने उसकी कंफर्मेशन पहुंचने के पहले जब इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल करेगा तो ये तुरंत ही जो है बताएगा निगोशिएटिंग बैंक को कि भैया हमने लेटर ऑफ क्रेडिट कैंसिल कर दिया, आप पेमेंट मत करिए। तो अगर मान लो पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो निगोशिएटिंग बैंक पेमेंट नहीं करेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि पेमेंट हो चुकी है और तब जाके इनकी मान लीजिए 2 बजे पेमेंट कर दी, निगोशिएटिंग बैंक ने 2 बजे जो है $1 लाख उठा करके पेमेंट कर दी और आप जो है 3 बजे इशूइंग बैंक कह रहा है कि हमने लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल कर दिया, तो भैया अब तो निगोशिएटिंग बैंक पैसे दे चुका है $1 लाख। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इशूइंग बैंक है उसको ये $1 लाख निगोशिएटिंग बैंक को देने ही पड़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो अगर जो है निगोशिएटिंग बैंक ने पेमेंट कर दी है और कैंसिलेशन नोटिस मिलने से पहले ही कर दी है तो इशूइंग बैंक जिम्मेदार होगा कि वो निगोशिएटिंग बैंक को पैसे दे। ओके, तो ये 1-2 बातें थी। एक तो इशूइंग बैंक ही है जो कि इसे अमेंड मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट को। ये लेटर ऑफ क्रेडिट रिवोकेबल वाली बहुत कम यूज होती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए निगोशिएटिंग बैंक ने पहले ही पेमेंट कर दी है इनके कैंसिलेशन नोटिस पहुंचने से पहले, किसके, इशूइंग बैंक के, तो इशूइंग बैंक को निगोशिएटिंग बैंक को पैसे पे करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, निगोशिएटिंग बैंक क्या होता है, इशूइंग बैंक क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में की हुई है। आई होप कि अब आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं बन रही है फ्रेंड्स। ओके, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है फ्रेंड्स जिससे रिवोक या कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं। इसमें जो है क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें जो है एक कमिटमेंट होती है, अंडरटेकिंग होती है इशूइंग बैंक द्वारा कि वो जो है निगोशिएटिंग बैंक को पैसे रिइंबर्स करेगा। किसको रिइंबर्स करेगा, निगोशिएटिंग बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, आपका एडवाइजिंग बैंक भी, कंफर्मिंग बैंक भी, निगोशिएटिंग बैंक, कोई भी बैंक जो है निगोशिएटिंग बैंक हो सकता है जो भी कस्टमर को पेमेंट कर दे। ओके, एक्सपोर्टर को जो पेमेंट कर दे।
एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होंगी तभी पेमेंट होती है। सेलर को पैसे तभी मिलेंगे जब लेटर ऑफ क्रेडिट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होंगी। ओके, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, जो इररिवोकेबल होता है, इश्यूइंग बैंक जो है उसमें कमिटमेंट करता है कि वो निगोशिएटिंग बैंक को पैसे दे देगा अगर सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, इररिवोकेबल जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, उसे कैंसिल या अमेंड, मॉडिफाई नहीं कर सकता बिना सभी पार्टी के कंसेंट के। जब तक जो है सभी पार्टियां जो है कंसेंट नहीं दे देती हैं तब तक उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम अगर कहें तो इररिवोकेबल जो एलसी होती है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो आपका अंडरटेकिंग होता है, लेकिन जो आपकी इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। और ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग किसके लिए है? इशूइंग बैंक के लिए, कि भाई अगर जो है आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे। ओके, अब सारी की सारी एलसी देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा है लेटर ऑफ क्रेडिट पे तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो इररिवोकेबल ही है। अगर रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है तो वो जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में स्पेशली लिखा होना चाहिए। अगर रिवोकेबल नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इररिवोकेबल ही होते हैं, कैंसिल नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के फेस पर कुछ नहीं लिखा है, लेटर ऑफ क्रेडिट पर रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, तो ये हमेशा इररिवोकेबल ही मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर जो है रिवोकेबल बनाना है तो आपको स्पेशली जो है उसके फेस पर लेटर ऑफ क्रेडिट पर लिखना पड़ेगा कि ये रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इररिवोकेबल जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो कंफर्म भी होता है, मतलब इररिवोकेबल और प्लस कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है। ओके, तो तीसरा टाइप होता है इररिवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इररिवोकेबल तो है ही कि मतलब जो है उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता है, और कंफर्म भी है मतलब इसकी पेमेंट जो है कंफर्मिंग बैंक करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इश्यूइंग बैंक जो है कंफर्मिंग बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब किसी बैंक ने कंफर्म कर दिया कि हम पेमेंट करेंगे। ओके, तो ये होता क्या है कि इसमें कंफर्मिंग बैंक को इश्यूइंग बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है, और इसका मतलब जो है क्या होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट की। ओके, तो कंफर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कंफर्मिंग बैंक का रोल आ चुका है। पीछे हम क्या कह रहे थे? निगोशिएटिंग बैंक कह रहे थे। क्यों? क्योंकि निगोशिएटिंग बैंक जो है पेमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ हम कंफर्मिंग बैंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट एक बार कंफर्म हो गया तो पेमेंट कंफर्मिंग बैंक ही करता है। ओके, तो कंफर्मिंग बैंक ने अगर पेमेंट कर दी तो उसे कौन रिइंबर्स करेगा? इश्यूइंग बैंक जो है उसे पैसे देगा। ओके, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि एडिशनल अंडरटेकिंग ले लेता है कौन? कंफर्मिंग बैंक के ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आप उससे पेमेंट करनी ही होगी अगर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ओके, तो कंफर्मिंग बैंक जो है आपका एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक तीनों एक ही हो सकते हैं। ओके, तो एडवाइजिंग बैंक कह रहे हैं, ये आपका कंफर्मिंग बैंक भी हो सकता है। कंफर्मिंग बैंक कैन बी एडवाइजिंग बैंक, जो कंफर्मिंग बैंक है वही एडवाइजिंग बैंक हो जाएगा, जिसे इश्यूइंग बैंक ने एडवाइजिंग बैंक से रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा है आप ही कंफर्म कर दीजिए हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो अगले बैंक की जरूरत नहीं पड़ी, एडवाइजिंग बैंक ही कंफर्मिंग बैंक बन गया और उसने कंफर्म कर दिया। लेकिन कंफर्म करने से पहले चूंकि उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो कंफर्म करने से पहले वो सभी जो है मतलब अपने जो रिस्क वगैरह है उनको जो है देख लेगा कि भैया कौन कौन से रिस्क हैं। ऐसा तो नहीं कि बैंक धोखा दे जाएगा तो मेरे ऊपर पैसे का बर्डन आ जाएगा, तो उसके लिए जो है कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करने से पहले वेरियस रिस्क के एस्पेक्ट को जरूर देखता है। ओके, और कंफर्मिंग बैंक जो है मान लीजिए इश्यूइंग बैंक ने रिक्वेस्ट की किसी बैंक से, मान लीजिए एडवाइजिंग बैंक से या किसी बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी एलसी को कंफर्म कर दीजिए, तो वो कंफर्म कर देगा। और अगर नहीं कंफर्म करना चाहता है, मान लो ये बैंक सी बैंक है, वो कंफर्म नहीं करना चाहता, तो वो इमीडिएटली जो है इश्यूइंग बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया हम जो है कंफर्म करने के लिए रेडी नहीं हैं, हम कोई तरीके की जिम्मेदारी लेंगे नहीं। ओके, उसके बाद में अगर हम जो है शॉर्टकट में कहें तो कंफर्मिंग बैंक जो है वो इश्यूइंग बैंक के जो है मतलब शूज में अपने पैर डालता है ना, शूज इन द इश्यूइंग बैंक ना, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इश्यूइंग बैंक। ओके, तो कहने मतलब ये हुआ कि इधर हमारा हो गया कौन सा? इश्यूइंग बैंक, इधर हो गया था एडवाइजिंग बैंक और एक हो गया था कंफर्मिंग बैंक। अब अगर एडवाइजिंग बैंक ही कंफर्मिंग बैंक है तो इसे ही कह दीजिए, अदरवाइज कंफर्मिंग बैंक अलग है। तो कंफर्मिंग बैंक एक तरीके से इश्यूइंग बैंक की सारी जिम्मेदारियां निभाता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है, लेकिन कुछ बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे जो है कंफर्मिंग बैंक जो है इश्यूइंग बैंक को इन्फॉर्म करेगा, कंफर्मिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक ही हो सकता है, इस तरीके की बातें हैं जो आपको जानने चाहिए।
ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानेंगे फ्रेंड। जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे को, उसे ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब ये फुल ट्रांसफर की जा सकती है, $1,00,000 की है तो $1,00,000 की कर दी गई, या पार्शियल में कर दी गई, 30 इसको और 40 इसको की जा सकती है। और ये कौन करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा, एडवाइजिंग बैंक करता है, ध्यान रखिएगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। ध्यान दीजिए कि जो ट्रांसफर होगी लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कौन करेगा, इधर इशूइंग बैंक होता है कहाँ, बायर की कंट्री में, और उधर एडवाइजिंग बैंक होता है सेलर की कंट्री में। तो एडवाइजिंग बैंक आपका ट्रांसफर करता है किसकी रिक्वेस्ट पर, इशूइंग बैंक की रिक्वेस्ट पर, कि हाँ ठीक है सर ये 1,00,000 की एलसी है, आप ऐसा करो इसे 3 लोगों में जो है ट्रांसफर कर दो। ओके, अब उसके बाद में एक कंडीशन क्या थी इशूइंग बैंक की, कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, या एक ही आदमी 3 लोगों को ट्रांसफर कर दे, ये अलाउड है। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम ने श्याम को ट्रांसफर कर दिया, या राम ने श्याम, मोहन और विनोद तीनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया, ये अलाउड है। लेकिन जो है सेकंड बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड बेनिफिशियरी किसे कहेंगे फ्रेंड, देखिए राम तो खुद ही, राम एक्सपोर्टर था, उसे पैसे मिलने थे, तो ये फर्स्ट बेनिफिशियरी हो गया, और राम ने एलसी श्याम को दे दी तो ये सेकंड बेनिफिशियरी कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, तो सेकंड ही बेनिफिशियरी हो सकता है, थर्ड बेनिफिशियरी नहीं पॉसिबल है। तो देयर कैन बी ओनली वन सेकंड बेनिफिशियरी कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर लेटर ऑफ क्रेडिट टू अनदर थर्ड पार्टी। तो कहने मतलब जैसे राम ने श्याम को ट्रांसफर कर दिया, अलाउड है, लेकिन श्याम आगे मोहन को ट्रांसफर करे, ये नॉट अलाउड है। ओके, राम ने लेटर ऑफ क्रेडिट को मोहन और राजेश में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फर्दर राजेश चाहता है कि मैं मदन को दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझ लीजिए कि फादर और सन की रिलेशनशिप इज ओके, फादर और सन, या एक फादर के मल्टीपल सन, दैट इज ऑल्सो ओके, एक फादर के मल्टीपल सन है वो भी ओके है। लेकिन आप कहें कि फादर और उसके बाद में सन और उसके बाद में ग्रैंड सन, तो ये नहीं अलाउड है। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ कि फादर और सन की रिलेशनशिप इज ओके, बट ग्रैंड सन कैन नॉट बी देयर, ग्रैंड सन का रोल नहीं ला सकते। एक फादर है उसके मल्टीपल जो है सन है, दैट इज ओके, एक फादर है उसका एक ही सन है, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप कहो कि एक फादर है और उसके एक सन है और उसका ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन का रोल यहाँ पर नहीं लेना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफरेबल एलसी का आपकी गलतियाँ नहीं होंगी फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। रेड क्लॉज एलसी में मैंने बताया कि रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे एक्सपोर्टर को कोई सामान बनाना है, मान लीजिए आपने 100 कार उससे मंगवाई हुई है, अब उसको 100 कार बनाने के लिए टायर वगैरह खरीदना है, इंजन खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। उसके बाद मान लीजिए पैसे नहीं है या है भी तो भी वो चाहता है कि मेरा जो इम्पोर्टर है वो मुझे कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए $1 करोड़ का सौदा था, उसने कहा कि मुझे आप 10 लाख जो है $10 लाख एडवांस दे दीजिए। तो अगर हम उसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए $10 लाख उस कस्टमर को दे देते हैं, उस सेलर को दे देते हैं एडवांस में, तो इसे ही हम फ्रेंड्स रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। इसमें इसे रेड इंक से टाइप किया जाता था, रेड इंक में लिख करके भेजा जाता था, इसीलिए इसे रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सेलर कैन रिक्वेस्ट एडवांस की पेमेंट, और एडवांस देगा कौन, इधर इशूइंग बैंक है, इधर जो है आपके फ्रेंड्स जो बैंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंट बैंक कह देते हैं। तो ये सेलर जाएगा करस्पॉन्डेंट बैंक के पास, मुझे पैसे दे दीजिए, तो करस्पॉन्डेंट बैंक इशूइंग बैंक से पैसे लेकर के करस्पॉन्डेंट बैंक जो है सेलर को दे देता है। ओके, तो ये जो एडवांस दिया था उसकी किस लिए होता है, या तो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या कोई सामान ऐसा है जो कि उसे परचेज करना है ताकि वो हमें जो हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में 100 कारें भेजनी थी उसके लिए उसकी कमिटमेंट पूरी हो सके, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए या गुड्स परचेज करने के लिए उसे चाहिए होता है। ओके, अब इसमें अगर पेमेंट करनी है, मान लो कि जो है जो करस्पॉन्डेंट बैंक है वो पेमेंट करेगा, लेकिन उसे रिसिट चाहिए होगी और एक रिटर्न अंडरटेकिंग भी चाहिए होगा कि हाँ जब आप ये जो है मतलब जब आप ये सामान को जो है यहाँ से शिप में भेज दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे, तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप हमारे पास आ जाओगे, तो उस कंडीशन के ऊपर जो है ये देता है। ओके, तो रेड क्लॉज एलसी से फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो सेलर है उसको जो है पैसे मिल गए, उसे $10 लाख मिल गए, और हो सकता है इसी पैसे के लिए उसे वहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता और सारी प्रॉब्लम्स होती, और ये इजीली उसे फंड अवेलेबल हो गया। और ये एडवांस पेमेंट कौन करता है, तो मैंने आपको बताया इशूइंग बैंक करता है। वो जाता है एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा कि मुझे पैसे एडवांस चाहिए, तो एडवाइजिंग बैंक जो है इशूइंग बैंक से कहेगा कि आप मुझे एडवांस दीजिए, तो ये एडवांस जा करके फिर सेलर को मिलता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
अब मान लो कि $1,00,000 की एलसी थी, उसमें से $30,000 जो है पेमेंट कर दी गई। मान लेते हैं $30,000 पेमेंट कर दी गई। तो जब आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट ले करके, वो डॉक्यूमेंट ले करके जब फिर से सेलर जाएगा किसी निगोशिएटिंग बैंक के पास में, तो वो क्या करेगा, $1,00,000 में से $30,000 पहले ही जा चुके हैं, तो उसे सब्सट्रैक्ट करके केवल $70,000 की पेमेंट करेगा। ओके, तो $70,000 की ही पेमेंट करेगा। और अगर मान लो कि अब एक दिक्कत ये हो सकती है, इशूइंग बैंक ने इसको दे दिया पैसे, क्या नाम है, निगोशिएटिंग बैंक को, ठीक है, या कस्टमर जो है आया, सेलर जो है निगोशिएटिंग बैंक के पास आया, ठीक है, और उससे जो है एडवांस लेकर $30,000 चला गया, ठीक है, $30,000 चले गए। उसके बाद में ये कस्टमर लौटा ही नहीं, जो एक्सपोर्टर है वो कभी लौटा ही नहीं, $30,000 उसने जो है गायब कर दिया, अब एक्सपोर्टर गायब है। तो उस केस में ये $30,000 किसके ऊपर आएगी जिम्मेदारी, तो इशूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। किसके लिए, कौन जिम्मेदार होगा, इशूइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर एक्सपोर्टर जो है अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता है, भाग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इशूइंग बैंक के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। ये लॉस जो है इशूइंग बैंक का होगा। इसीलिए फ्रेंड्स लेटर ऑफ क्रेडिट में बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है और अच्छा कमीशन लिया जाता है, क्योंकि लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ग्रीन क्लॉज एलसी का मैंने आपको बताया कि जब रेड क्लॉज एलसी और वेयर हाउस की फैसिलिटी और दे दी जाए तो उसे ही हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। तो जो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट था पिछले वाले में, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था, या है ना, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था। अब अगर हम उसे स्टोरेज में मान लीजिए, मान लेते हैं कि आपको 1,00,000 जो है, 1,00,000 कॉटन की जो है वो चाहिए, 1,00,000 कॉटन के जो है कंबल चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कंबल 1,00,000 कंबल आपको मंगाना है। अब वो बनाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए 1,00,000 कंबल के लिए बहुत बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, हो सकता है उसके पास ना हो। तो उस स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी अगर हम एडवांस देते हैं तो ही फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। ओके, तो अगर हम कहें तो ग्रीन क्लॉज एलसी जो है वो रेड क्लॉज एलसी से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसको, एक्सपोर्टर को, क्योंकि उसको सामान बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसे मिल गए और प्लस स्टोरेज के लिए भी पैसे मिल गए हैं। ओके, अब आजकल क्या होता है, नाउ अडेज जो लेटर ऑफ क्रेडिट एक देश से, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, वो स्विफ्ट के जरिए भेजे जाते हैं। किसके जरिए भेजे जाते हैं फ्रेंड्स, स्विफ्ट के जरिए में भेजे जाते हैं। तो अब जो अभी अगर पूछा जाए कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में किस मीडियम से ट्रांसफर होते हैं, तो स्विफ्ट के इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं, स्विफ्ट मैकेनिज्म को यूज करते हुए। लेकिन पहले के समय में जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते थे वो टाइप किए जाते थे, और जब उसे रेड या ग्रीन में टाइप किया जाता है कलर के हिसाब से, और ग्रीन रेड कलर में टाइप किया जाता है, तो इसका मतलब कि जो है हम अटेंशन चाहते हैं कि जो एक्सपोर्टर है उसको पता चल जाए और जो निगोशिएटिंग बैंक है उसको पता चल जाए। उसने देखा कि हाँ ये रेड कलर में टाइप हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही एडवांस देना है। और अगर उसने देखा कि ग्रीन कलर में टाइपिंग हुई है तो वो समझ गया कि हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लस वेयर हाउस में स्टोरेज करने के लिए भी पेमेंट देने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम कहना चाहें तो ग्रीन क्लॉज एलसी का मतलब रेड क्लॉज एलसी, और उसी में जो है वेयर हाउस भी होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। बैक टू बैक एलसी, बैक टू बैक एलसी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब एक लेटर ऑफ क्रेडिट के उस पर जो है आप दूसरी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लो तो उसे ही बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। व्हेन एक्सपोर्टर अरेंज टू इशू एलसी इन द फेवर ऑफ लोकल सप्लायर, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, इसे मान लो 1 करोड़ रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट थी। अब उसको अपने लोकल सप्लायर 3-4 हैं, उनको भी थोड़ी बहुत पेमेंट करनी है ताकि वो भी कुछ सामान वगैरह खरीद सकें। तो उस केस में ये क्या करेगा, इसने बैंक में जाकर के बोला कि मेरे पास 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप ऐसा करो 30-30 लाख की जो है 2 लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हमारे लिए इशू कर दो। अब चूंकि 1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी है तो इस बैंक को 30-60 लाख रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने में कोई इशू नहीं है। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बैक पर, इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के दम पर या बैक पर आपने दूसरी जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लिया है, इसीलिए इसे फ्रेंड्स बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ओके, और बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज जो है ज़्यादातर गुड्स जो लोकली प्रोक्योर करना होता है या कोई गुड्स इंपोर्ट करना होता है उसके लिए यूज होता है। आपको लोकल मार्केट में कोई जो है सामान खरीदना है उसके लिए यूज कर देते हैं, या कोई सामान है जो कि विदेश से मंगवाना पड़ रहा है ताकि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जा सके, तो उसके लिए ये यूज होते है। ओके, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मैंने आपको बताया था कि जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होनी हो। ओके, जैसे कोई बायर है वो कहता है कि मुझे पार्शियल डिलीवरी चाहिए, स्पेसिफिक इंटरवल पर चाहिए। तो मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी को 1,000 कार चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि हर महीने मुझे सिर्फ 200 कार दीजिए। तो 200 कार, फिर 200 कार, फिर 200 कार, ऐसे वो चाहिए। तो अब हमारे पास जो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट देखा उसमें हमने देखा कि 1,000 कार की कमिटमेंट होती है और 1,000 कार की हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि 200 कार की 1 महीने में पेमेंट करो, अगले महीने में 200 कार जब डिलीवर हो जाए तो
अगली पेमेंट करो, अगले महीने फिर डिलीवर हो जाए तो अगले महीने पेमेंट करो। तो हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है कि हर महीने ये जो लेटर ऑफ, एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट हर महीने रिवॉल्व होता रहे, वही लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता रहे। नॉर्मली एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट आपने सबमिट किया और पेमेंट हो गई, डील खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डील ऐसा नहीं है। हर महीने जब तक 5 महीनों में 1000 लेटर वो कार शिप नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो जाती हैं, तब तक ये लेटर ऑफ क्रेडिट रिवॉल्व करती रहेगी। इसीलिए फ्रेंड्स इसे रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि बैंक वैसे तो लिएबल है टोटल वैल्यू के लिए, 1000 कार का जो दाम है उसके पूरी वैल्यू के लिए बैंक लिएबल है, जिम्मेदार है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब तक पहली लेटर ऑफ मतलब जब तक पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती, मतलब 200 कारें गई और उसके बदले में जो पेमेंट थी वो हो गई, तभी जा करके दूसरी वाली पेमेंट जो है आपकी शुरुआत होती है। वही लिखा हुआ है कि सेकंड पार्शियल पेमेंट इज नॉट इफेक्टिव अंटिल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैड बीन पेड एंड सो फोर्थ। मतलब कहने का कि दूसरी इंस्टॉलमेंट तभी पे होगी जब पहली निपट गई हो, और तीसरी तब होगी जब दूसरी पेमेंट हो चुकी हो, दूसरे का शिप मतलब जो है शिपमेंट हो चुकी हो गुड्स की। ओके, स्टैंड बाई एलसी और गारंटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। देखिए गारंटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, जब आपने अपना बैंक ज्वाइन किया होगा तो बैंक ने कहा होगा कि आप ऐसा करिए 2 लाख रुपए की गारंटी ले आइए। तो गारंटी, अब मान लीजिए आप थे, है ना, आप ए हैं और बैंक बी है और आपके फादर हैं यहाँ पर, तो फादर आपके बिहाफ पर आपकी कोई वो नहीं है वैल्यू यहाँ पर, आपके बिहाफ पर आपके फादर ने कहा कि हाँ ठीक है मैं 2 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ, यदि ये 2 साल से पहले बैंक आपका छोड़ देंगे तो मैं 2 लाख रुपए बैंक को पे करूँगा। तो फ्रेंड्स यही जो ये आपके फादर ने ये जो लिखित 2 लाख रुपए का एक रिटर्न स्टेटमेंट या अंडरटेकिंग दे दी, वही बैंक गारंटी होती है फ्रेंड्स। ओके, इसमें फादर की आपको पेमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती अगर आपने 2 साल से पहले ही बैंक में रिजाइन डाल दिया, तो उस केस में आपके फादर को 2 लाख रुपए की पेमेंट बैंक को करनी पड़ जाएगी। तो यही फ्रेंड्स गारंटी का कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरीके से स्टैंड बाई एलसी सेम एकदम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपने स्टैंड बाई बनवा लिया, इसका मतलब ये लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट के पर्पज से नहीं है, ये बस केवल वहाँ पर स्टेबल है, मतलब कहने का अवेलेबल है। अगर जो है पार्टी, मतलब कहने का मान लीजिए यहाँ पर इंपोर्टर है, यहाँ पर एक्सपोर्टर है, अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो अगर स्टैंड बाई है तो एक्सपोर्टर के पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, उसके पास है। अब अगर इंपोर्टर मान लीजिए $1 लाख का सौदा हुआ था, $1 लाख अगर पे कर देता है तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट का कोई यूज नहीं है। वैसे ही जैसे आपने अगर बैंक नहीं छोड़ा होता तो आपके फादर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से अगर इंपोर्टर ने $1 लाख उठा करके एक्सपोर्टर को पे कर दिया तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट का नल एंड वाइड ही समझिए। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट कर गए, ये बोले कि भैया हम तो पेमेंट करेंगे नहीं, अब बैंक की जिम्मेदारी है इस लेटर ऑफ क्रेडिट में कि अब वो पेमेंट करे एक्सपोर्टर को। ओके, तो स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है वो आपका जो सेलर है वो ये बात बता दे कि जो गारंटी दी मतलब जो है सर्विस जो है या पेमेंट जो है प्रोवाइड नहीं की गई है इंपोर्टर द्वारा, तो बैंक की अब ऑब्लिगेशन है कि वो उसे पे करे। ओके, तो इसमें क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट में जो कस्टमर ने वादा किया था वो उस अपनी ऑब्लिगेशन से पेमेंट से फेल हो गया है, इसलिए अब आप पेमेंट हमें करिए स्टैंड बाई। तो अगर हम कहना चाहें स्टैंड बाई एलसी एक गारंटी होती है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ध्यान रखिए कि स्टैंड बाई जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो एक गारंटी होती है, ना कि एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आप लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर गए, आपको पेमेंट मिल गई, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट तभी काम आएगी जब इंपोर्टर अपना जो है अपनी बात से पीछे हट जाए या पेमेंट ना करे। ओके, अब रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रेंड्स वो होती है जिसे फ्रीली निगोशिएट ना किया जा सके। मतलब कहने का मैंने आपको बताया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट ले जा करके किसी भी सेलर किसी भी बैंक में बैठा हुआ है, किसी भी बैंक में चला जाए तो वहाँ पर निगोशिएट करके अगर अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले में पैसे पा सकता है, डॉलर पा सकता है, तो उसे फ्रीली जो है निगोशिएबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लेकिन अगर ये बात फिक्स कर दी जाए कि नहीं, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही बैंक में, बैंक ऑफ अमेरिका या सिटी बैंक में ही निगोशिएट हो सकता है, तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं। तो मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी नॉमिनेटेड बैंक बाई इशूइंग बैंक, और इसे नॉमिनेट कौन करेगा, इशूइंग बैंक कहेगा कि ये जो है मतलब जो है नॉमिनेटेड बैंक, मैंने इसी बैंक को कहा है आपको पेमेंट यही बैंक करेगा, तो उसे ही रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने बेसिकली सारे लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप होते हैं वो सारी बातें हमने जान ली हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि सिचुएशन ये होगी, मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट ले करके कस्टमर जाता है
बैंक में, निगोशिएशन वाले बैंक में जाता है, या कन्फर्म बैंक में जाता है, या फिर एडवाइजिंग बैंक में जाता है, तो उसे पेमेंट देने के 4 तरीके हैं। पेमेंट 4 तरीके से उसे हो सकती है, उसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक होता है साइड पेमेंट, ऐसे शार्ट में समझ लीजिए। साइड पेमेंट मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट देखा और पेमेंट कर दी, तो ये साइड पेमेंट हो गई। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर पहला है साइड पेमेंट। साइड क्रेडिट मतलब कहने का साइड एलसी जो होती है, साइड पेमेंट जब होती है, तो बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म होंगे तभी पेमेंट मिलती है। तो इसमें क्या हुआ कि साइड एलसी में क्या होता है, बेनिफिशियरी को पेमेंट मिल जाती है, बस जो है उसे नॉमिनेटेड बैंक के काउंटर पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ले जाना है। बस जो जिस बैंक में वो चला गया निगोशिएट करने के लिए, नॉमिनेटेड बैंक का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि इशूइंग बैंक ने कहा कि हम इस बैंक में पेमेंट आपको मिलेगी, तो वो हो गया नॉमिनेटेड बैंक। ओके, तो नॉमिनेटेड बैंक में अगर सेलर लेकर के लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट गया और उसे उसके काउंटर पर ही जाते ही तुरंत ही $1,00,000 का था, $1,00,000 मिल गया, तो इसका मतलब हुआ कि साइट देखा और पेमेंट कर दी, तो इसे जो है हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, साइट क्रेडिट हो गई। क्या बोलेंगे इसे, साइट क्रेडिट हो गई। देखिए कई लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस बात पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे अच्छे से समझिएगा। साइट क्रेडिट का मतलब हुआ देखा और पेमेंट हो गई, ऐसे समझ लीजिए लिटरली। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट दिखाया और आपको पेमेंट हो गई, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे फ्रेंड्स, डीपी कहते हैं इसे। साइट क्रेडिट को ही डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं, डीपी, यानी कि डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट हो गई। ओके, या पेमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट दिखाया गया। ओके, तो साइट क्रेडिट को ही डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं, D/P। तो अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट लिखा इसका मतलब ये हुआ कि ये साइट जो है क्रेडिट होनी है, साइट लेटर ऑफ क्रेडिट है, मतलब कहने का कि डॉक्यूमेंट देखा और पेमेंट हो जानी है। दूसरा होता है फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस क्रेडिट। क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट होता है। अब इसमें कैसे काम होता है, तो देखिए उसमें क्या था कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट लेकर गए और जो है आपको पेमेंट हो गई। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट लेकर के गए और बदले में बैंक ने आपको एक DD इशू कर दी, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और बोला कि अभी ऐसा करिए कि आप जो है 2 महीने बाद 3 तारीख को आइए, मान लेते हैं, तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अगर ऐसी पेमेंट का कॉन्सेप्ट चले कि मतलब जब आप गए तो आपको एक DD इशू कर दी गई, या फिर आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज BOE इशू कर दिया गया और आपको बोला गया कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट पर आइएगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा होता है पहले से ही कि किस डेट को मिलना है, तो उस डेट को जब आप जाओगे तो बैंक उस लेटर को एक्सेप्ट करेगा, उसे उस DD को या उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसे एक्सेप्टेंस क्रेडिट कह रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, द बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्राफ्ट आर ड्रॉन विद अ सर्टेन यूशांस पीरियड। फ्रेंड्स यूशांस का मतलब होता है जब फ्यूचर में पेमेंट होनी हो, ध्यान रखिए, यूशांस का मतलब होता है जब फ्यूचर में कोई पेमेंट होनी है। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज या जो ड्राफ्ट जो है आपके लिए बना दिया गया, उसमें सर्टेन यूशांस पीरियड, कुछ ईशांस पीरियड, निश्चित ईशांस पीरियड यानी 2 महीने के बाद के लिए बना दिया गया, और वो जो है पेबल है, लेकिन एक्सेप्टेंस पर। जब आप फ्यूचर डेट में DD को लेकर जाओगे, उस DD को बैंक एक्सेप्ट करेगा और आप एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देगा, तो ऐसे क्रेडिट को हम एक्सेप्टेंस क्रेडिट कहेंगे। डिफरेंस क्या हुआ, पहले केस में जब आप साइट वाले में गए तो आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट दिखाए मतलब जो है बैंक में, और उन्होंने पेमेंट कर दी। लेकिन अभी क्या हुआ, जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट्स लेकर गए तो बैंक ने आपको एक DD काट के या चेक काट के दे दिया और बोला कि 2 महीने बाद आइए। तो अगर देखते ही पेमेंट कर दी, डॉक्यूमेंट देखा और पेमेंट कर दी, तो वो साइट क्रेडिट हो गया। और अगर इसने कहा कि हम आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं या चेक दे देते हैं, और जब 2 महीने बाद आप आओगे, इस डेट को 3 तारीख को आओगे, 3 तारीख या 4 तारीख को आओगे, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस क्रेडिट कहेंगे। ओके, उसके बाद में जो ये आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट जिसे D/A कहते हैं, मतलब हुआ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। और साइट वाले में क्या था, D/P, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, पेमेंट के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट था, और यहाँ पर D/A, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ ध्यान रखने के लिए, वहाँ देखिए तुरंत ही पेमेंट हो गई थी तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो गया, और यहाँ पर जो है पेमेंट एक्सेप्टेंस के बाद होनी है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, तो होप है कि ये आपको कन्फ्यूजन मिट गई होगी कि D/A और ये क्या चीज़ होती है। एक बात और, जो इशांस पीरियड होता है कि आप 2 महीने बाद आइए 3 तारीख को, वो वाली बातें जो हैं लिखी होती हैं, नंबर ऑफ डेज निश्चित होते हैं, और ये फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट हो सकता है, जिस डेट को आपने सामान भेजा है उस डेट से, या जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज बना है उस दिन से भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 जुलाई को सामान भेजा गया और आपसे बोला गया 2 महीने बाद आइए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका मतलब 10 सितंबर को जाना है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और या फिर जो है
जब आप 10 जुलाई को आपने शिपमेंट कर दी, लेकिन आप बैंक गए 15 जुलाई को अपना डॉक्यूमेंट ले करके, और बैंक ने 15 जुलाई के बाद आपको कहा कि दो महीने बाद आइए, तो इसका मतलब 15 2 जुलाई मतलब जो 2 महीने जोड़ोगे तो आपको ये 15 जो है सितंबर को लेकर जाना है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि चाहे आप जो है डेट ऑफ शिपमेंट से जोड़ सकते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, या डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से भी किया जा सकता है। ओके, तीसरे टाइप का होता है डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट होती है फ्रेंड्स। डेफर करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, डेफर कर दिया, मतलब जो पेमेंट है ये फ्रेंड्स किस काम आती है। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई मशीनरी खरीदी आपने, मान लीजिए 1 करोड़ की, और आप उसे अगले 10 साल में पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में, तो ऐसी जो पेमेंट होती है फ्रेंड्स उसे ही डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। ओके, तो डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट में अब डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट और आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट दोनों सेम होते हैं। तो फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है कि एक्सेप्टेंस क्रेडिट में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज यानी चेक दे दिया जाता है या डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाता है, लेकिन डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट में ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाएगा, ना आपको डीडी दी जाएगी। पेमेंट फ्यूचर में इसमें भी हो रही है, इसमें भी आपने कहा कि 2 महीने बाद आइए, इसमें भी आप कहोगे कि 2 महीने बाद आइए, लेकिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस वाले में बिल ऑफ एक्सचेंज या डीडी होती है, लेकिन डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट में कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या डेफर्ड डिमांड ड्राफ्ट कोई चीज़ नहीं दी जाती है। अब इसका फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो उसकी वजह से उसे कोई स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि अगर चेक वगैरह या डीडी वगैरह है तो आप उसके बदले में स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करोगे, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं ही नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी से वो बच जाता है एक्सपोर्टर, तो थोड़ा सा इस बात का फ़ायदा हो जाता है। ओके, तो डेफर्ड पेमेंट में और एक्सेप्टेंस क्रेडिट में क्या फ़र्क है? एक्सेप्टेंस में भी 2-3 महीने बाद पेमेंट होनी है, डेफर्ड में भी 2-3 महीने बाद पेमेंट होती है, लेकिन एक्सेप्टेंस में आपको चेक दे दिया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाता है, लेकिन इसमें ना तो डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा ना चेक दिया जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है डेफर्ड पेमेंट में कि उसको जो है कोई भी तरीके का कमीशन नहीं देना पड़ता है, ना तो स्टैम्प ड्यूटी से बच जाता है, कोई अदर लेवी जो दूसरी कंट्रियाँ लगाती हैं उससे वो बच जाता है। ओके, चौथा हो गया फ्रेंड्स आपका टाइप नेगोशिएशन क्रेडिट। नेगोशिएशन क्रेडिट का आपको पता है, इसमें बैंक कहता है निगोशिएटिंग बैंक से कि आप ठीक है हमारे बिहाफ पर आप जो है कस्टमर को पेमेंट कर दीजिए, हम आपको जो है पैसे रीइंबर्स कर देंगे। तो ऐसी पेमेंट अगर हो रही तो उसे ही हम निगोशिएशन क्रेडिट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 4 तरीके के जो है पेमेंट के मेथड देखे। एक तो साइड क्रेडिट देखा। साइड क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट लेकर गया कस्टमर और तुरंत ही पेमेंट पा लिया, साइट हुई, यानी देखा और पेमेंट कर दी, तो साइट हो गया, साइड क्रेडिट हो गया। दूसरा हमने देखा एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट में क्या होता है कि कस्टमर को एक डीडी या जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक वगैरह कह लीजिए वो इशू कर दिया गया और कहा गया कि 2 महीने बाद आइए, फिर हम इसको एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट कर देंगे, तो ऐसे केस में हम एक्सेप्टेंस क्रेडिट कहेंगे। इसमें चूंकि जो है देखा और पेमेंट कर दिया तो इसीलिए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं, साइट वाले को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं, क्योंकि पेमेंट डॉक्यूमेंट देखकर हो जाती है। इसमें डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने के बाद एक्सेप्टेंस की जाती है, इसलिए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कह देते हैं। तीसरा हमने देखा था डेफर्ड पेमेंट जो है क्रेडिट। तो डेफर्ड पेमेंट और एक्सेप्टेंस क्रेडिट और डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट सेम ही होते हैं। फर्क इतना होता है कि इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज या डीडी होता है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज या डीडी का कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो फायदा क्या हुआ इसमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या डीडी ना इशू करने से? तो कस्टमर को जो है कोई भी जो है स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, या और कोई लेवी अगर कोई कंट्री लगाती है तो उससे वो बच जाता है। तो उस पैसे को बचाने के लिए डेफर्ड पेमेंट जो है क्रेडिट दे दिया जाता है। और चौथे टाइप का हमने देखा निगोशिएशन वाली जो पेमेंट होती है। निगोशिएशन में मैंने आपको बताया इश्यूइंग बैंक रिक्वेस्ट करता है निगोशिएटिंग बैंक से कि आप जो है हमारे कस्टमर को पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, तो इसे ही निगोशिएशन क्रेडिट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट टाइप के जो आपके लेटर ऑफ क्रेडिट हैं वो कौन से हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में आपको जाना है तो ये जो समरी वाला मैंने आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक बार इसको जरूर देख करके जाइएगा, तो ये आपको 2 मिनट के अंदर में ही मेरे ख्याल से ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लेटर ऑफ क्रेडिट कैसी होती है और क्या होती है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।